तो आज का टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग, इनका भी मीनिंग है। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, पोजीशन। इसका मतलब ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं, वो भी चार्जेस जब रेस्ट पर होते हैं। चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रेस्ट पर होते हैं तो उसकी स्टडी अगर करने बैठे तो फिर वो ब्रांच ऑफ साइंस कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमें पूरा इसी के बारे में डिस्कस करना है पूरा। 12th क्लास में आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा और इसके बाद सेकंड चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट। एग्जैक्टली तो डायनेमिक्स में चले जाओगे क्योंकि वहां पर चार्ज कैरियर्स मूव करने लगेंगे तभी आपका करंट आएगा। तो इसके अंदर जब दो आपके चैप्टर आएंगे, आपके पहला जो आप ये करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और दूसरा आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है which deals with the study of electric charges at rest। चार्जेस रेस्ट पर हो उसकी स्टडी अगर आप करेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। क्लियर। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि चार्जेस जो है वो आपने दो टाइप के मेनली सुने हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस और एक नेगेटिव चार्जेस। ये सुना है। अब ये भी आपने सुना होगा कि नेगेटिव चार्जेस होता किसका नेगेटिव चार्ज कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का कहते हैं। किसका कहते हैं? प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक। इस केस में आपने कुछ फिनोमेना सुनी होंगी डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल जो फॉर्म का और पेपर का चिपकना जो आपने सुना होगा, रबिंग करते हैं अपने हेयर पे और रबिंग करने के बाद कुछ देर तक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बिट्स ऑफ पेपर उस पर चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। बट ये काम सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन आता है। ये होता क्यों? ये होता इसलिए है कि जब हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहे होते हैं तो रबिंग करने पर आपस में एक दूसरे से जब रबिंग होती है तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किया तो रब करने से होता क्या है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक। फॉर एग्जांपल मान के चलिए बॉडी ए से, ये मान के चलिए बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। अगर मैं दोनों की रबिंग करता हूँ तो रबिंग करने के बाद मैंने ऐसा मान लिया है कि ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन किस में चले गए हैं? बी में चले गए। 1 2 3 जितने भी रहे हैं रबिंग करने के बाद ए बॉडी से दूसरी बॉडी में चले गए। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आए हैं वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। जबकि पहले वो कैसा था? न्यूट्रल था। पहले कैसा था? न्यूट्रल था। और रबिंग करने के बाद उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, तो रिसीव करने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ? इसने किया है रिसीव, तो रिसीव करने की वजह से एक वाली बन जाएगी बॉडी नेगेटिवली चार्ज, और जिसने डोनेट किए हैं, शिफ्ट किए हैं, ट्रांसफर किए हैं, तो ये वाली बॉडी कैसी बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ पर एक छोटा सा मिथ है जो बहुत से बच्चों के बीच में बना रहता है, तो वो आपको बताते हैं क्या। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, मान के चलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि वो प्रोटॉन डेवलप हो गए। कुछ लोगों को ये लगता है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये क्या है? प्रोटॉन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें वो प्रोटॉन नहीं होता।
तो ये तो समझ में आता है, ये तो सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसे लोग प्रोटॉन समझते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पक्का प्रोटॉन ही होंगे। बट रियलिटी में ये प्रोटॉन नहीं होते हैं। रियलिटी में आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। तो न्यूक्लियस से बाहर निकल के तो नहीं आए, न्यूक्लियस से बाहर आएंगे तो जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई। यहाँ सिर्फ सरफेस प्रोसेस चल रही है, रबिंग किया है, सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो कहते क्या है, कहते क्या है, कहते ये हैं यहाँ पर वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर कहा जाता है। क्लियर? यानी जितना चार्ज यहाँ आया है उतना ही चार्ज यहाँ से गया है। तो ये इसकी वैकेंसी है, खाली जगह है, कमी है इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज से ही डिनोट करते हैं। लेकिन गलती से किसी प्रोटॉन आप नहीं मानेंगे। क्लियर? अब ये जो रबिंग आपने किया था ना कि कॉम्ब से ये कंघी से आपने रबिंग किया और छोटे छोटे पेपर आपने देखे कि चमकना स्टार्ट हो गए, तो इसलिए हो रहा था क्योंकि आपने रबिंग किया। रबिंग करने से एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब आप पेपर पे पास पे ले जाते हैं आप उस कॉम्ब को, तो होता क्या है, चार्ज पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज होने की वजह से एक नेगेटिव भी चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा। उसी की वजह से वहां पर एक टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन आता है और वो पेपर चिपक जाते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं होता है। ये काम कुछ समय के लिए होता है, जब तक ये अपने आप को न्यूट्रलाइज नहीं कर देते तब तक ये बना रहता है। तुमने भी देखा होगा कि वो पेपर ज्यादा देर तक नहीं चिपकता। तुम सोचो कि सुबह चिपकाए और शाम को बने रहे, नहीं होता है। कुछ सेकंड या मिनट तक ही वो चिपके रहेंगे, उसके बाद वो अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि बॉडी अपने आप ही सराउंडिंग के साथ बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है ऑटोमेटिक। तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मौजूद है, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं। इसके बाद आते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे। तो ये बात समझ में आ गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी अगर कोई है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए उसे पॉजिटिवली चार्ज कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फिर इसके बाद एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा, विद्युतीय बल, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय बल। ठीक, और इसके लिए आपका एक कूलाम्ब्स लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, जो आपने पढ़ा होगा, उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कूलाम्ब्स लॉ की स्पेलिंग ही याद कर लीजिए, कुछ लोग भूल जाते हैं बार-बार। COULOMB भूल जाओ, ऐसे याद कर लेना, काउलोम, बट प्लीज स्पेलिंग याद रखेंगे आप, ठीक है? क्योंकि ज्यादा लोग क्या कर देते हैं, कॉलम कर देते हैं, इसलिए क्या करना है, अगर याद ना हो रहा हो तो काउलोम याद रख लेना, लेकिन स्पेलिंग सही रखना है। चलिए देखते हैं इसने इन्होंने कहा क्या। इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई दो चार्जेस हैं, अगर एक का चार्ज मैं Q1 मान लेता हूँ, दूसरे का चार्ज Q2 मान लेता हूँ, और इनके बीच का जो गैप है वो मैंने मान लिया है लगभग R मान लिया, D R, तो लोग रेडियस मत मानना बस, क्योंकि R का मतलब जो लोग D समझ लेते हो मतलब रेडियस, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि वो रेडियस है, R मतलब लोग रेडियस समझ लेते हैं इसलिए, ठीक है? लेकिन सिंबल डजंट मैटर, आप R भी ले सकते हैं, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते आपको ये पता हो कि कोई डिस्टेंस है, रेडियस नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में आगे चल के आपको सेंटीमीटर फोर्स का भी सामना करना पड़ेगा, समझिए? चलिए, अब कहा क्या था इन्होंने ये कहा था कि दो चार्जेस हैं जो रेस्ट पर है, कौन कहते हैं?
वेस्टर्न है, उन्होंने कहा था कि इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस कितनी दे रखी है d या r, अगर आपने माना तो उन्होंने कहा था कि इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा आपस में। क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसको मैंने मान लिया है Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस। दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में, दो स्टैटिक चार्जेस के, स्टैटिक का मतलब रुके हुए, दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में इन्होंने बताया कि पहला क्या पॉइंट आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात कहने का मतलब फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो Fe, ये ई मैंने सफिक्स में लिया पहचानने के लिए, अभी ग्रेविटेशनल आएगा तो उसमें Fg लेंगे, मैग्नेटिक फोर्स भी आने वाला है Fb लेंगे, तीन फोर्स आने वाले, सेंटीमीटर भी आएगा उसमें Fc लेंगे। पहचानने के लिए दिया है, वैसे किताब में आपको F मिलेगा, बस सिर्फ F मिलेगा। मैंने पहचानने के लिए सफिक्स में क्या लगा दिया है, Fe, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के, यानी Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर चार्जेस ज्यादा हुए और ज्यादा, चार्जेस कम हुए और कम, इसका मतलब ये। अच्छा, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोपोर्शनल किस पहले भी देख लीजिए, वो भी आप लोग भूल जाते हैं, PRO POR TIO NAL, PRO POR TIO NAL, inversely proportional to the square of distance between them या between their centers। उनके बीच में जो गैप था, डिस्टेंस था, उसके स्क्वायर का इनवर्सली करना है। यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए 1 में d स्क्वायर करेंगे आप। इनवर्सली का मतलब डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम करेंगे आप, डिस्टेंस कम करेंगे फोर्स ज्यादा हो जाएगा। इनवर्सली चलता है, ठीक है। डायरेक्टली में दोनों एक साथ इंक्रीज, एक साथ डिक्रीज। इनवर्सली में अपोजिट, अगर एक डिक्रीज एक इंक्रीज और वाइस वर्सा। तीसरी बात भी कही है इन्होंने, क्या कि ये फोर्स, ये थ्योरेटिकल है। तीसरी बात इन्होंने ये कही है कि ये एक्ट करेगा कहां पर, एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। इसका मतलब ये है कि ये सेंटर टू सेंटर एक्सर्ट करेगा, इसलिए इसे सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रल फोर्स, यानी केंद्रीय बल। केंद्रीय बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटर से सेंटर लग रहा है, इसलिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्रेविटेशन फोर्स भी सेंटर टू सेंटर ही लगता है। सेंटर टू सेंटर, उसमें भी डायग्राम बनाया था आपने, मास m1m2, तो वो भी सेंटर टू सेंटर लग रहा था। तो जो भी फोर्स सेंटर टू सेंटर लगते हैं उन्हें सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। क्या न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल होता है? न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है? नहीं, न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होता। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करने के लिए होता है, बाइंड करने के लिए बांध कर रखता है न्यूक्लियस में, ठीक है, वो नहीं लगता सेंट्रल फोर्स। चलिए, अब इन दोनों पैरामीटर्स को जब आप कंबाइन करेंगे, ये तो थ्योरेटिकल टर्म है, जब इन दोनों पैरामीटर्स को आप कंबाइन करेंगे, पहला क्या था कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इन दोनों पैरामीटर्स को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ ऐसा दिखाई देगा, Q1 Q2 और अपॉन में g स्क्वायर, यही आएगा। तो उसके बाद हमेशा की तरह आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या होता है, एक
कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर वो कांस्टेंट कौन है, के, और उस के को कहा जाता है यहाँ पर कूलम्ब कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? अब ये बहुत बड़े बड़े खेल करेगा भाई इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं और कूलम्ब कांस्टेंट भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके। के दो नाम है, एक कूलम्ब कांस्टेंट और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, दोनों ही कह सकते हैं। ठीक, शॉर्ट में कूलम्ब कांस्टेंट ज्यादा बेहतर होता है इसलिए वही बोलते हैं। आप याद रखेंगे दोनों एक ही बात है। अब के को कहते हैं कूलम्ब कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ ये वैक्यूम के लिए है। किसके लिए है ये वैक्यूम की वैल्यू है। वैक्यूम के पहले क्या होगी, एक सी लगाए या डबल सी लगाए, डबल सी, और इधर याद है उस क्लास में जब वहां बैठे हुए थे तो उस टाइम पर भी मैंने यही बोला था, ज्यादातर लोगों को वैक्यूम की स्पेलिंग डबल सी लगती है और होती क्या है, सिंगल सी और यू डबल VACWUM होती है ये स्पेलिंग। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। की बात है, आप चाहे तो फ्री स्पेस कह सकते हैं या वैक्यूम कह सकते हैं। और इसकी भी वैल्यू होती है, वो भी देख लीजिए। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। क्लियर है बात, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब एक छोटा सा काम मैंने छोड़ के रखा हुआ आप लोगों के लिए। के के बराबर मैंने वैल्यू तो लिख दी है, यूनिट नहीं लिखी। अभी छोटी सी मेहनत आपको ये करनी है और हमें ये बताना है कि के की वैल्यू जो हमने लिखी है इसके बाद यूनिट क्या लिखें। हिंट मैंने दे दिया, फॉर्मूला आप ये इस्तेमाल करेंगे और ये भी बता दें तरीका क्या होता है। जिसकी यूनिट हमें निकालनी होती है उसका ही फॉर्मूला हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। के की चाहिए तो इस फॉर्मूले से के बराबर क्या है, के बराबर क्या है, 4 × d² और अपॉन में Q1 Q2। बताइए साहब क्या होगा, फोर्स की जगह न्यूटन लगा, डिस्टेंस की जगह मीटर यानी मीटर स्क्वायर, अपॉन में दो चार्ज हैं यानी कूलम × कूलम यानी कूलम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम की पावर -2। आप चाहें तो स्लैश पर कूलम स्क्वायर भी कर सकते हैं। वैसे सबसे बेस्ट यही रहता है, सबसे बेस्ट यही रहता है। क्लियर, ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशन पूछेंगे। पेपर में भी आया है, डायमेंशन निकालना चाहिए आपको किसकी, कूलम कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने के लिए आपको उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। तो यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूला निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए, जो आप करते नहीं हैं। तो इसलिए याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इधर, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी बता दें। हिंट दे रहा हूं, इसकी यूनिट यहां से बताओगे। अगर के की यूनिट तुम्हें पता है तो तुम्हें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बतानी क्या होगी। मैं मार्कर कैप बंद करूं, ये सुखा जाए। हिंट दे दिया, इस फॉर्मूले से आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बतानी है। यूनिट वैल्यू लिख दिया, पता चला। बोलो अपोजिट क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या करोगे बता। कूलम स्क्वायर नीचे रहेगा ऊपर, नीचे
ठीक, इधर नजर आया कुछ? सिंपल सी बात है, अभी सामने दिखाई दे रहा है, सही जवाब। k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। 4 कांस्टेंट है, कुछ होता ही नहीं है, पाई कांस्टेंट है, इसका मतलब k बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, जिसका मतलब जो k की यूनिट होगी उसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, जो डिनोमिनेटर में है ऊपर पहुंचाओ, जो न्यूमरेटर में है नीचे पहुंचाओ। तो ऊपर कौन था? न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे पहुंचाओ, और अपॉन में कौन था? कूलम स्क्वायर, ये ऊपर पहुंचाओ। यानी इसकी यूनिट क्या आएगी? कूलम स्क्वायर, ऊपर आ गया। अब न्यूटन की पावर क्या हो जाएगी? -1, और मीटर की पावर -2। ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्लस यूनिट वैक्यूम के लिए, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। ठीक, जिस तरीके से अभी मैंने बताया है वही तरीका अगर आप भूल जाओ तो इस्तेमाल कर लेना है। कैसे? k की वैल्यू अगर तुम्हें याद है और यूनिट भूल जाते हो, मुझे पता है हर साल होता है, हर साल स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं, वैल्यू याद रखेंगे सर, यूनिट पता नहीं, यूनिट याद ही नहीं होती सर। तो क्यों याद नहीं होती? क्योंकि याद से करना नहीं है, सिर्फ तरीका समझना है। तरीका समझो कैसे। हमें बताया गया है कि k किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालनी हो तो मुझे उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मुझे k की यूनिट जाननी है तो मैंने k का फॉर्मूला देखा, अच्छा ये है, ओके, उसके बाद k बराबर फॉर्मूला निकाला हमने। तो k बराबर जब फॉर्मूला निकालेंगे तो अपॉन में d स्क्वायर कहां जाएगा? इनटू में चला गया, इनटू के 4 कहां आएंगे? अपॉन में चला गया। अब एक एक करके इसकी यूनिट रखो, अगर भूल जाओ तो निकाल लो। अब ये मत कहना कि सर फोर्स की न्यूटन होती है, हम ये भी भूल जाते तो बेटा न्यूटन साहब नाराज हो जाएंगे अगर आप उनकी भी याद नहीं रखेंगे तो, है ना। तो फोर्स की न्यूटन रख दी, डिस्टेंस की मीटर, डिस्टेंस स्क्वायर था इसलिए मीटर स्क्वायर, 4 × 4 यानी कि कूलम स्क्वायर, वो डिनोमिनेटर में इसलिए पावर -2। क्लियर है बात? और ये क्या हो जाएगा? k बराबर रेसिप्रोकल था इसलिए मैंने क्या कर दिया? इसका उल्टा कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये वैल्यूज किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम की वैल्यू नहीं। क्लियर है बात? इसमें किसी को कोई डाउट हो बताए? क्लियर है? चलिए, तो फाइनली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसका क्या आया? आप ये गया है तो मैं k की वैल्यू पुट कर रहा हूं। क्या आ गया? f की बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 और अपॉन में d स्क्वायर। ये आया फाइनली फॉर्मूला कूलम्स लॉ का। लिख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।